हाँ बता रहे स्टैटिक्स की शुरुआत है, ठीक है। पहला चैप्टर कैटनरी निपटा रहे हैं, इधर ध्यान ये बोल रहे हैं, इधर ध्यान। पहला चैप्टर कैटनरी हो जाएगा, ठीक है। कैटनरी के बाद हम लोग स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम डील कर लेंगे। इसके बाद फिर हम लोग डील कर लेंगे वर्चुअल वर्क, ठीक है। स्टेबल अनस्टेबल वर्चुअल वर्क, इतना हम लोग सबसे पहले डील करेंगे, क्योंकि इन तीनों चैप्टर से लॉन्ग और शॉर्ट कंफर्म है, आना निश्चित तौर पर आना है। तो इन तीन को डील करने के बाद फिर हम लोग शिफ्ट होंगे डायनामिक्स के से। पहले हम उन चैप्टर को डील कर रहे हैं जिस चैप्टर का न्यूमेरिकल तुमसे बड़े आसानी से बन जाएंगे। स्टैटिक्स में ये तीन चैप्टर ऐसे हैं जिसके न्यूमेरिकल बहुत साफ सुथरे तुमसे बन जाएंगे। स्क्रू एंड रिंचेस स्टैटिक्स का हिस्सा है। स्क्रू एंड रिंचेस, रिंच नहीं होती है, बस वही सारी पढ़ाई है, ठीक। स्क्रू एंड रिंचेस का भी हिस्सा है। आते हैं न्यूमेरिकल कंफर्म आते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के न्यूमेरिकल कंफर्म आते हैं। लेकिन एक चीज की दिक्कत आती है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकालते वक्त कई बार ऐसा होता है, लड़के जो ग्राफ दिया रहता है, ग्राफ क्या इक्वेशन लिखा रहेगा। जैसे मान लो बर्नौली फोरलिप्स का इक्वेशन लिख दिया, आता है बर्नौली फोरलिप्स, तब तो आप बना करके तुरंत का तुरंत निपटा दिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाल लिए। सरफेस एंड सॉलिड ऑफ रिवोल्यूशन होता है, एक सरफेस दिया जाता है, उसको किसी लाइन के अकॉर्डिंग उसको रोटेट करा दिया जाता है, तो एक शेप बनता है, तो उसका सबका सेंटर ऑफ ग्रेविटी निकाला जाता है। उसमें मेन दिक्कत होती है कि आपको क्या कर्व याद हो पाया कि नहीं, आप कर्व खींच पाए कि नहीं खींच पाए, इसीलिए उसको हम थोड़ा सा रोकेंगे। उसको तब पढ़ाएंगे जब YouTube चैनल पे मल्टीपल इंटीग्रल का वीडियो अपलोड कर देंगे। फर्स्ट ईयर में अपने लोग कोरोना की वजह से मल्टीपल इंटीग्रल नहीं पढ़ पाए हैं, एरिया सरफेस वॉल्यूम नहीं पढ़ पाए हैं। हम जैसे उधर वीडियो अपलोड कर देंगे फर्स्ट ईयर के लिए एरिया सरफेस वॉल्यूम का, तो उसको वहां से पहले कंप्लीट कर लेना। तुरंत बाद हम लोग स्क्रू एंड रिंचेस का और उसके पहले सेंटर ऑफ ग्रेविटी का चैप्टर उठा लेंगे। लेकिन ये तीन पढ़ने के बाद हम शिफ्ट कर जाएंगे तुरंत किसमें, डायनामिक्स में। हम उसी स्ट्रेटजी से अभी भी काम कर रहे हैं कि एग्जाम का जब आए एग्जाम, तो अपने लोग ना और वाला जो कुछ है ना, सब कुछ अपने लोग अटेम्प्ट कर सके। जैसे लीनियर अलजेब्रा में हो चुका है, बहुत सेफ जोन पर बैठे हैं, सबको पता है, कल पेपर भी दोहरा चुके हैं, 55 से 60 नंबर अभी तक पढ़ चुके हैं, ठीक। तो मेन बात है, नंबर पाना भी मेन है और नॉलेज का होना भी मेन है। तो नॉलेज के होने के लिए डीपली जितने हो सकते हैं उतने न्यूमेरिकल लगाए जाएंगे। लेकिन नंबर भी गेन करने के लिए एक स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग पढ़ाई करेंगे। पहले डायनामिक्स के पहले स्टैटिक्स के 3 चैप्टर निपटा दो, फिर डायनामिक्स निपटा दो, क्योंकि डायनामिक्स तुम्हारे कंपैरिजन में आसान है। तुम पूछ सकते हो सर जी फिर पहले डायनामिक्स शुरू करते हो। डायनामिक्स ना शुरू करने का खास रीजन है, अभी जो डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ रहे हो इसमें तुम लोग फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट ऑफ फर्स्ट डिग्री पढ़ रहे हो ना। इसके पहले फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री पढ़ चुके हो। इसके बाद जो एक आता है ना डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, और मुझको डायनामिक्स में अक्सर उसी की जरूरत पड़ेगी, अक्सर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, वो अभी हम पढ़ाए नहीं है। जैसे उस तक पहुंचेंगे, अगर वो पढ़ा दिए होते तो पहले आज डायनामिक्स उठाते। रेडियल एंड ट्रांसवर्स वेलोसिटी पहला चैप्टर होता है, पहले उसी को उठाते हैं। लेकिन चूंकि अभी वो पढ़ा नहीं है तो इसीलिए इसको उठा रहे हैं, स्टैटिक्स का हिस्सा। इसमें आपको डिफरेंशियल इक्वेशन की जरूरत रेयर केसेस में कभी पड़ेगी तो पड़ेगी, अदरवाइज नहीं पड़ेगी। तो पहले इनके 3 चैप्टर निपटाएंगे। कौन कौन से? कैटनरी, स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, वर्चुअल वर्क। 3 चैप्टर निपटा करके फिर बचेगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी, स्क्रू एंड रिंचेस, बाद में इनको निपटाएंगे। लेकिन पहले हम लोग जाएंगे किसमें? डायनामिक्स में। क्लियर है ये बातें? इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं? चलिए शुरुआत करें। कॉमन कैटेगरी, सबसे पहले कॉमन कैटेगरी तक बाद में पहुंचेंगे। उसके लिए जो बेसिक कुछ डेफिनेशन की जरूरत पड़ती है पहले उसमें लिख रहे हैं। सबसे पहली डेफिनेशन है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, लचीली डोरी। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग हेडिंग है फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग, लचीली डोरी। ये बताओ, ऐसे सोच करके जवाब देना। एक सरिया उठाओ, मोटा सा सरिया, ठीक, सल्लू भाई वाली हाल में जा रहे हैं या साउथ इंडियन वाले में, हथौड़ी उस मारो तब वो खूने गिरेगा लेकिन मरेंगे नहीं। तो एक सरिया उठाओ और उस सरिया को, छोड़ो सरिया रे मारकर, इससे मारेंगे तो मरेंगे नहीं ना, अपने जिंदा। अब गौर करना, हम इसको मोड़ना चाहते हैं। ऐसा नहीं ना, अपना थोड़ी नुकसान है। एक और मार करोगे यहाँ सुनो, ये रहा। अरे अपनी जमीन बड़ी उपजाऊ है, यहाँ सब मिलता है। यहाँ तुमको सर्किल चाहिए ना, एक आध पटरा वटरा सर्किल में कटा हुआ मिल जाएगा तुमको, सब मिलेगा। ये रहा। अब गौर करो, हम इसको मोड़ने की कोशिश कर रहे हैं।
उसको दम लगाना पड़ रहा है ना, दम लगा के हाइस और मोड़ रहे हैं अभी, तो इसको आप ना लचीली तो नहीं बोल सकते हो, ये हार्ड कहा जाएगा ना। ठीक है, आप कहो ना ये सर जी ये झुक तो रहा है, नहीं, लचीलापन इसको नहीं कहते, ये है लचीलापन। लेकिन हम फ्लेक्सिबल किसकी बात करें, स्ट्रिंग की। कहते हैं अगर आपको एक डोरी दी जाए और वो डोरी मोड़ने पर आपका विरोध ना करे, विरोध तो करेगी, रेसिस्टेंस तो होगा, लेकिन रेसिस्टेंस इतना कम है कि तुम मानते हो ना कि कोई विरोध ही नहीं है, तो ऐसी डोरियों को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहा जाता है। किसी डोरी को मोड़ने पर अगर आपको विरोध का सामना नहीं करना पड़ता है तो वो डोरी क्या कहलाती है, लचीली डोरी, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग कहलाती है। लेकिन अगर आपको विरोध का सामना करना, सोचो हम इसको यहाँ नीचे कर रहे हैं, या हमको ऊपर छोड़ देंगे तो ऊपर चला जाएगा ना। सरिया उरिया है ना, या पेड़ की डाल वाल है, पेड़ की डाल पकड़ करके लड़के झूलते हैं, एक बार तो तेजिस नीचे आ गए और नीचे वाला जो टगरिया पकड़े छोड़ दिया ना तो 3 किलोमीटर पर सेकंड ऊपर निकल जाएंगे। ये डाली लचीली नहीं कहलाएगी इधर मैथ की भाषा में। तो मैथ की भाषा में डाली अपनी जगह पर लचीली है, लेकिन अगर फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग की बात करें, एक डोरी उठा लो और मोड़ने का दम ही नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब विरोध हो रहा है। ये विरोध जिस दिन नहीं होता है डोरी में, उस दिन आपकी डोरी कैसी होती है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग होती है। पल्ले पड़ी कुछ बातें, चलो लिखते हैं। लिखना, आई स्ट्रिंग एक ऐसी डोरी, आई स्ट्रिंग, ये चल रहे हैं मानने पर कि रुके, अच्छा, आई स्ट्रिंग गामा इफ इट ऑफर, आई स्ट्रिंग इफ इट ऑफर्स नो रेसिस्टेंस, if it offer no resistance to bending at any of its point, then it is called, तब इसी को कहा जाता है, इट इज कॉल्ड फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। आई स्ट्रिंग एक ऐसी डोरी, इफ इट ऑफर नो रेसिस्टेंस, अगर ये कोई भी रेसिस्टेंस, कोई भी विरोध ऑफर नहीं करती, कोई भी विरोध पैदा नहीं करती है, कब, टू बेंडिंग एट एनी ऑफ इट्स पॉइंट, जब ये अपने किसी भी पॉइंट पर आप डोरी को मोड़ने की कोशिश करो और वो आसानी से मुड़ जाए, कोई रेसिस्टेंस पैदा ना करे, तो ऐसी डोरी को क्या कहा जाता है, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग। लचीला आदमी भी यही होता है। लचीला आदमी कौन होता है, आप उसको कोई बात कहोगे तो आपको देख के कहेगा बात तो यार तुम्हारी भी सही है, बगल वाला बैठा कहे नहीं कहे हमरो सही है, कहेगा हाँ यार बात तो तुम्हारी भी सही है। लचीला आदमी है, तो लचीला आदमी ना हर तरफ झुक जाता है, वो कोई विरोध नहीं करता। लेकिन एक आदमी तुमसे कहे पढ़ोगे लिखोगे तो होगे खराब, अब खेलोगे कूदोगे तो होगे नवाब, अब तुम विरोध कर दो, अच्छा हमको कहानी ना बताना, वो हमारे मोहल्ले में थे, पढ़ते पढ़ते ना ढेला बिन रहे, गोबर का कंडा पाथ रहे हैं, तो तुम विरोध कर रहे हो। इसका मतलब तुम लचीले आदमी तो नहीं हो सकते। लचीले होते तो जैसे वो कहता पढ़ोगे लिखोगे होगे खराब, अरे हमारी जिंदगी बर्बाद हो गया साहब पढ़ पढ़ के, इनकार कर दिया आपने, तुरंत एक्सेप्ट कर लिया। लचीले आदमी वो कहे खेल करके भी खराब किया, हाँ खेल के भी खराब, कल फांसी पटक जाएंगे, इनकार। तो आप क्या कर रहे हो, आप उसके अकॉर्डिंग डील हो जा रहे हो। जब आप किसी के अकॉर्डिंग डील हो जाते हो तो कहा जाता है आपके अंदर बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी है, बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी। लेकिन सामने वाला घर वाले कुछ कहे भैया आज जाना बाजार से 2 किलोमीटर लेकर के आना, तुमको नहीं खा तो वहीं आए, इनकार ना। तो इसका मतलब तुम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं, और सुन भी रहे हो तो कब, जब वह रेसिस्टेंस अप्लाई कर रहे हैं तब, इसके पहले नहीं। तो आप फ्लेक्सिबल नहीं कहे जा सकते। फ्लेक्सिबल आदमी वो होता है जिसको कुछ भी कहा जाए वो उस बात का विरोध नहीं करेगा, किसी भी बात का विरोध नहीं करेगा। उसको कहे तुम अपने जूता निकालो अपने मारो, कहेगा ठीक है हम अपने को मार रहे हैं, कोई विरोध नहीं है। ऐसा आदमी कौन होगा, फ्लेक्सिबलिस्ट, वो आदमी फ्लेक्सिबल होगा। यही बात तो डोरी पर आती है। अगर डोरी किसी भी पॉइंट पर मोड़े जाने पर कोई विरोध नहीं पैदा करती है तो आप करना ठीक, हम इसको मोड़ना चाहते हैं लोग, क्या इसने विरोध पैदा किया, नहीं किया, तो मेरे लिए एक हिसाब से ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है, ठीक। लेकिन अब की सोचना, हम इसकी एक कड़ी निकाल लेते हैं, एक कड़ी यहां से निकालें और इसको मोड़ना चाहें, क्या ये विरोध कर रहा है कि नहीं, ये कर रहा है, तो इस पॉइंट पर ये कैसा हो गया, फ्लेक्सिबल। सोचो आप इसको जनरली देख रहे हो तो ये कैसी है, फ्लेक्सिबल है। लेकिन यहाँ क्या लिखा गया है, यहाँ लिखा गया आई स्ट्रिंग इफ इट ऑफर नो रेजिस्टेंस टू बेंडिंग एट एनी ऑफ, किसी भी पॉइंट पर मोड़ना चाहो उस पॉइंट पर मोड़ सकते हो। एक तो रील वाला धागा होता है, या इसी कपड़ों में से एक धागा फाड़ करके निकाल लो, जहां मर्जी वहीं मोड़ दोगे,
जहाँ हम कहे निकाले ना, पैसा लगा खरीदे बहनी, फ्री नहीं आया है, कहीं निकाल दीजिए। अभी कल को फटा पहन के घूमेंगे लोग, अब गनीमत है ना, अब लोग ये नहीं कहेंगे फटा पहने फैशन है अभी ना। सोचो इसको आप क्या करो, क्या इसको आप फ्लेक्सिबल कह पाओगे? नहीं, क्योंकि आपकी डेफिनेशन को फॉलो नहीं करा। डेफिनेशन कहती है जिस पॉइंट पर चाहो उस पॉइंट पर मोड़ दोगे तो आप फ्लेक्सिबल हो, अदरवाइज फ्लेक्सिबल नहीं हो। और हम चाहते हैं हम इसको यहां से मोड़ दें, हम इसको ना जिंदगी भर हल्क बन करके मोड़ते रहे, नहीं मोड़ पाएंगे, हमको रेसिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा। तो इसका मतलब ये दिखने में भले इतना लचीला हो लेकिन ये आपका फ्लेक्सिबल नहीं है। आई बात समझ में? चले आगे। हेडिंग डालना कॉमन कैटेनरी। कॉमन कैटेनरी, कॉमन कैटेनरी। आप सुनो, कॉमन कैटेनरी कहा जाना नहीं यार, कुत्ता नहीं पालते ना। किसी और काम के लिए, हाँ, कुत्तों को सही करने के लिए रखे। देखो इससे कुत्ता तो बांधते नहीं है, तो इसको कुत्तों को सही करने के लिए रखे हैं। एक कुकुर मिलते हैं ना पढ़ाने के दौरान, गुरुजी बैरवा मिला तुमको बताई थी। आप सुनो, ये रहा, ये गौर करना। ये बताओ, जब हम इसको खींचने की कोशिश कर रहे हैं तो क्या ग्रेविटी इसको नीचे की तरफ खींच रही है? ऑब्वियस बात है, खींचेगी। अच्छा, मान लीजिए मेरी उंगली एक फुटा है या दूसरा फुटा, इन दोनों के बीच में बांध दिया, तुमको ये क्या किसी माले की तरह लग रहा है? नहीं, ये जो शेप बना ना, नहीं मेरा मंगलसूत्र मेरे गले में, हाँ ये नहीं, ये ऐसा। अब ये बताओ, ये जो शेप बन रहा है, ये शेप, इसी शेप को दुनिया कैटेनरी कहती है। इसी शेप को जब आप किसी स्ट्रिंग को दो खूंटे के बीच में बांध करके टांग देते हो, जब आप किसी भी स्ट्रिंग को दो खूंटे के बीच में बांध करके टांग देते हो तो ग्रेविटी उस पर एक फोर्स लगाती है, उसको नीचे की तरफ खींचती है। नीचे की तरफ खींचने पर ये जो सैग बनता है, ये गहरान जो बन रहा है, इसको सैग बोलते हैं। जो ये शेप निकल करके आए, इसी शेप को दुनिया क्या कहती है? कैटेनरी कहती है। पतंग उड़ाते हो ना, एक आध लोग तो उड़ाते हो, जब पतंग उड़ाओ तो देखो ढील दे करते हैं, तो पतंग का धागा कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाता। किसी ने आज तक ऐसी पतंग नहीं उड़ाई होगी, किसी ने ऐसी पतंग नहीं उड़ाई होगी कि बंदा यहाँ खड़ा है आप सोचो यहाँ से बंदा पतंग उड़ाने की शुरुआत करेगा, क्या कभी ये सही है? हम नहीं है, मुझको आता ही नहीं। सब तो ठीक है, वो आगे क्यों देख रहा, उधर देख रहा है। ये पुष्पा है। ये बताओ, क्या कोई पतंग ऐसी उड़ती है? ऐसी उड़ती है? नहीं, ऐसी पतंग तभी उड़ सकती है ना जब एक लाठी ले लो, उसी पतंग को ये नहीं। पतंग जब भी उड़ेगी, सोचो कितनी हल्की डोरी होती है, इतनी हल्की डोरी होती है, लेकिन उसके बाद भी जब पतंग उड़ाना शुरू करते हो तो ये डोरी ऐसे झुक करके आती है। ये झुक करके इसीलिए आ रही क्योंकि इस डोरी के ऊपर कौन काम कर रहा है? ग्रेविटी काम कर रही है। तो ये जो शेप बनता है ना, इसी शेप को दुनिया क्या कहती है? कैटेनरी कहती है। और हमेशा आप चाहे जितना भी तार उठा लो, जितनी मर्जी उतना इस तार को तुम टाइट करके बांध दो, ये पूरा टाइट करके बांधे, मुझको लग रहा है इसमें कोई गहरान नहीं है, लेकिन ग्रेविटी तब पर भी तो खींची होगी। लेकिन अब सैग इतना माइन्यूट है, कह सकते हो नेग्लिजिबल है, लेकिन उसके बावजूद भी सैग तो रहेगा ना। जो खंभे पर टाइटली स्ट्रेस्ड वायर लगे होते हैं, खंभे के ऊपर जब तार ताने जाते हैं तो दो तरीके से, एक तो रहता है कि सीधे सीधे तान दिए, झूलता हुआ जा रहा है, और दूसरा जैसे गौर करो अपनी सिटी में बना है तो इसको खींच करके बांधे हो, उसके बावजूद इसमें सैग बना होता है कि नहीं, गहरान होता है। दैट्स कॉल्ड द टाइटली स्ट्रेस्ड कैटेनरी। जब आप पूरी डोरी को यूं खींच करके बांध देते हो, उसके बावजूद भी ग्रेविटी की वजह से ये थोड़ा सा डाउन होता है, तुमको नहीं दिखेगा, तुम्हारे लिए नेग्लिजिबल है, लेकिन डाउन तो है ये, क्योंकि ग्रेविटी तो खींची हुई है। तो इसका मतलब इसको बोलते हैं टाइटली स्ट्रेस्ड वायर, जो पूरी तरह से खींच के बांधा गया। लेकिन जब ऐसे नॉर्मली रख दिए तो ये जो शेप बन करके इसी शेप को दुनिया क्या कहती है? कैटेनरी कहती है। चलिए लिखा जाए। इसमें लिखना कॉमन कैटेनरी में कॉमन कैटेनरी, इसमें लिखना इफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, इफ यूनिफॉर्म
स्ट्रिंग, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, ब्रैकेट बनाना, पहले समझाते हैं यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्या होती है। यूनिफॉर्म स्ट्रिंग का मतलब समझो, मान लो यही एक स्ट्रिंग है, ठीक है। अगर इस स्ट्रिंग को यूनिफॉर्म होना है, अगर इस स्ट्रिंग को यूनिफॉर्म होना है, तो आप क्या काम करो, आप एक बराबर बराबर दूरी के पार्ट कर दो इसके, बराबर बराबर। जैसे तुमने कहा ना हम 1-1 सेंटीमीटर दूरी का पार्ट लेंगे, दैट्स कॉल्ड द वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ। हम सोचो हम यूनिट क्या माने, 1-1 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब 1 सेंटीमीटर का इधर का हिस्सा निकाल लो, ये इतना हिस्सा, फिर उसके बाद अगला 1 सेंटीमीटर ये निकाल लो, अगला 1 सेंटीमीटर ये निकाल लो, अगला 1 सेंटीमीटर ये निकाल लो। इस तरीके से पूरी की पूरी चेन को 1-1 सेंटीमीटर की यूनिट में बांट दो। मान लो ये चैन 10 सेंटीमीटर की होती है, मान लो 10 की, ज्यादा होगी लेकिन फिर भी कहो 10 की अगर है, ठीक, तो ये 10 की है, तो 1-1 यूनिट लेंथ ले रहे हो, कितना टुकड़ा निकल करके आएगा, 10 टुकड़ा निकल करके आएगा। 10 टुकड़े आपके हाथ में, 10 टुकड़ों का वेट एक बराबर होना चाहिए। ऐसा ना हो, अगर सोचो अगर हम इसको कह देते ये चैन बनी तो, लेकिन यहाँ 2 टांके ज्यादा मार दिए, जहां उंगली है 2 टांके ज्यादा मार दिए, तो जब आप इतने एरिया का वेट निकालोगे, और जब आप इतने एरिया का वेट, तो जहां टांका ज्यादा मारा गया है वहां वेट ज्यादा आएगा कि नहीं। इसको आप यूनिफॉर्म स्ट्रेंथ, इसको आप यूनिफॉर्म स्ट्रिंग नहीं कह सकते। जो एक यूनिफॉर्म स्ट्रिंग होती है उसका वेट पर यूनिट लेंथ हमेशा कैसा होता है, कांस्टेंट। आप 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा चाहे जितना काट लो, सबका वेट एक बराबर बैठेगा। आप 5-5 सेंटीमीटर की चाहे जितने टुकड़े इसके काट लो, सबका वेट कैसा बैठे, एक बराबर, दैट्स कॉल्ड द वेट पर यूनिट लेंथ। और अगर वेट पर यूनिट लेंथ सबका कांस्टेंट बना हुआ है, तो आपकी स्ट्रिंग जिस नाम से जानी जाएगी क्या होगी, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग होगी। गाय वाय को पगहा बांधते हैं, तो सोचो जहां उसका यहाँ थूथुन के पास एक नीचे ऐसे बड़ा सा करके रस्सी का गट्ठा टाइप बना दें, आप इस स्ट्रिंग को, मतलब गाय के पगहे को आप यूनिफॉर्म स्ट्रिंग नहीं कह सकते, क्योंकि जब आप उसके मुंह के पास वाले हिस्से को काट के वेट निकालोगे तो ज्यादा आएगा, जहां भी गांठ पड़ेगी वहां ज्यादा आएगा। एक नॉर्मल ऐसे डोरी ले लो जिससे सिलाई उलाई करते हैं, धागा रील वाला, इसको ले लो और इसमें कहीं एक जगह पर गांठ मार दो, एक ही जगह गांठ मारो, तुमको लग रहा है उस गांठ का कोई नहीं, लेकिन उसका वेट तो होगा ना थोड़ा थोड़ा। तो इसका मतलब अब आप जब धागे के टुकड़े करोगे तो गांठ वाले हिस्से का वेट क्या आएगा, ज्यादा, लेकिन क्या बाकी लोगों का भी ज्यादा आएगा, नहीं। अच्छा, धागे में कोई गांठ ना मारो और 1-1 सेंटीमीटर पे काट लो, तो जितना हिस्सा आया है सब हिस्से का वेट बराबर होगा। ऐसी स्ट्रिंग जिसके हर एक हिस्से का वेट एक बराबर होता है, दैट्स कॉल्ड द यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। यानी सिंपल सी भाषा में कहें, अगर किसी स्ट्रिंग के लिए वेट पर यूनिट लेंथ कांस्टेंट बना हुआ है, बदल नहीं रहा है, तो ऐसी स्ट्रिंग क्या कहलाती है, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग कहलाती है। क्लियर हुआ? ब्रैकेट में लिख रहे हैं इफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, और यूनिफॉर्म स्ट्रिंग क्या होती है यहां बता रहे हैं, ये होती है वेट पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट, वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ इज कांस्टेंट। ये रहा, अब आगे लिखना, ये अंदर वाली जो डिफिनीशन है ये यूनिफॉर्म स्ट्रिंग की डिफिनीशन है। कह रहे इफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड, लटकाई जाती है, इज सस्पेंडेड फ्रॉम 2 पॉइंट्स, दो बिंदुओं से बांध करके उस स्ट्रिंग को लटकाया जाता है। 2 पॉइंट्स, नॉट इन सेम वर्टिकल लाइन, नॉट इन सेम वर्टिकल लाइन। पहले पूरा लिख लो तब फिर बताते क्या है। नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, देन शेप ऑफ द स्ट्रिंग, shape of the string is called common catenary. पहले पूरा नोट कर लो फिर बताते हैं। सभी जो फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है सभी यूनिफॉर्म होंगे ना? फिर से बोलो क्या कहें? सभी फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जो है यूनिफॉर्म होंगे हमेशा। सिमेट्रिकल क्या कह रहे हो? आगे वाली बात हम नहीं समझ पा रहे। फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग जो है हाँ वो हमेशा यूनिफॉर्म होंगे। हाँ फ्लेक्स नहीं, सारी फ्लेक्सिबल नहीं, उसी फ्लेक्सिबल में गांठ मार दो। बताए तो अगर कोई फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग है, उस फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग में, फ्लेक्सिबल स्ट्रिंग का मतलब कौन, जो किसी भी पॉइंट पर मोड़े जाने पर कोई विरोध, कोई रेजिस्टेंस पैदा ना करे,
दुनिया में आज तक ऐसी कोई चीज नहीं बनी है, मान करके चलो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जिस पर आप फोर्स अप्लाई करो और वो आपको अपोज ना करे। है कोई चीज नहीं, क्योंकि पता है ना न्यूटन दादा क्या कह के गए हैं, एक्शन का क्या होता है, रिएक्शन होता है ना। हम तुमको एक थप्पड़ मारेंगे तो तुम नहीं थप्पड़ मार पाओगे, लेकिन ये तो कहोगे ना रुक जा तू का ना भैया तू लड़का ना तू का पीट देगा, मन से तो आएगा, मतलब आपने विरोध किया। इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो रेसिस्टेंस पैदा ना करे, सारे करेंगे। लेकिन कुछ रेसिस्टेंस ऐसे होते हैं जो सामने नजर आते हैं, जैसे सरिये को मोड़ने पर होने वाला रिएक्शन, होने वाला रेसिस्टेंस आपको नजर आएगा, लेकिन एक पतली सी डोरी को मोड़ने पर आपको कोई भी रेसिस्टेंस नजर नहीं आएगा। तो इन लोगों को किसकी कैटेगरी में डाल देते हैं, फ्लेक्सिबल की, इन्हीं को। लेकिन अब की बार बात किसकी हो रही है, कॉमन कैटेगरी की या यूनिफॉर्म होने की। तो क्या ये यूनिफॉर्म होगा, नहीं, उसमें गांठें पड़ गई हैं। जिस जगह पर गांठ पड़ी हुई है उसका वेट और बाकी हिस्सों का वेट अलग अलग आएगा, माइन्यूट फर्क होगा। एक ऐसी स्ट्रिंग जिसमें आप कहीं पर भी वेट निकाल रहे हो तो आपको एक ही यूनिट में बांट दो, तुम्हारी यूनिट तुम्हारे ऊपर है, तुम चाहो 1-1 सेंटीमीटर पर काट के बांट दो तो उस दिन यूनिट कितना है 1 सेंटीमीटर, तुम चाहे 2-2 सेंटीमीटर पर बांट दो, तुम चाहे 10-10 मीटर पर बांट दो, लेकिन उतने पर किसी भी पॉइंट को मोड़े जाने पर अगर वो रेजिस्टेंस पैदा नहीं कर रही है तो वो फ्लेक्सिबल है। लेकिन यूनिट लेंथ जो आपने बांटी हुई है अगर उसका सबका वेट आपस में एक बराबर है तो ये स्ट्रिंग कौन होगी, यूनिफॉर्म स्ट्रिंग। क्लियर हुआ। तो फ्लेक्सिबल को आप चाहो तो यूनिफॉर्म रखो, चाहो तो नॉन यूनिफॉर्म बना दो। बनाने के क्या रास्ता है, गांठ मार दो एक जगह, वेट आ जाएगा। अब वेट अलग अलग हो चुका है, अब निश्चित तौर पर ये यूनिफॉर्म नहीं है, फ्लेक्सिबल है। यूनिफॉर्म नहीं, फ्लेक्सिबल तो है, आप उसको कहीं से आज भी मोड़ सकते हो, कोई फर्क नहीं आता। क्लियर हुआ। हाँ, कॉमन कैटेगरी समझो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं इफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग, अगर आपको कोई यूनिफॉर्म स्ट्रिंग दी जाती है, इज सस्पेंडेड और उसको लटकाया जाता है फ्रॉम द 2 पॉइंट्स, दो दिए गए बिंदुओं से उसको बांध करके लटकाया जाता है, लेकिन ध्यान रहे नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, जो दोनों पॉइंट हैं वो एक ही वर्टिकल लाइन में मौजूद ना हो। मतलब दोनों की वर्टिकल लाइन कैसी होनी चाहिए, अलग अलग। आप गौर करना, मान लो एक पॉइंट यहां था, यहां पर था, दूसरा पॉइंट यहां था और स्ट्रिंग को आपने इन दोनों से बांध करके लटका दिया। अब सोचो तुम बांधने का तरीका ऐसे कर सकते, यहां से बांध दी, यहां से उठा के बांध दी, और दोनों सेम वर्टिकल लाइन पर हैं, तो ये जो शेप बन रहा है ये कैटेनरी नहीं कहलाएगा, ये कभी कैटेनरी नहीं हो सकता। लेकिन आपको इसके लिए दोनों पॉइंट को अलग अलग वर्टिकल लाइन में होना चाहिए। अब गौर करना, अलग अलग वर्टिकल लाइन, एक पॉइंट हम यहां पर ले लिए, अगला पॉइंट हम यहां पर ले लिए, तो सोचो ये पॉइंट जिस वर्टिकल लाइन पर है, ये वाला पॉइंट उसके पैरेलल किसी वर्टिकल लाइन पर है, दोनों की वर्टिकल लाइन अलग अलग हो गई कि नहीं। अब इन दोनों पॉइंट से बांध करके आप अपनी रस्सी को लटका दीजिए। ये क्या दोनों पॉइंट अलग अलग वर्टिकल लाइन में है, ये तो नहीं कहा गया ना कि दोनों एक ही हॉरिजॉन्टल लाइन में हो, हॉरिजॉन्टल लाइन अलग अलग हो सकती। लो एक पॉइंट यहां कर दिए, एक यहां कर दिए, अभी ये कैटेनरी है, लेकिन पता चला ना खुदा ना खास्ता ऐसा कर दिया तो ये कैटेनरी नहीं। इसीलिए दोनों पॉइंट की जो वर्टिकल लाइन है वो कैसी होनी चाहिए, अलग अलग होनी चाहिए। अब इसका वर्टिकल लाइन यहाँ है, ये जो शेप बन करके आ रहा है ना, इसी शेप को क्या कहते हैं, कैटेनरी। अगर ये एक ही जगह पर हो, ये भी कौन है, कैटेनरी हो गया। और ये कौन है, कैटेनरी, टाइटली स्ट्रेच्ड वायर में बनी हुई कैटेनरी। पल्ले पड़ा। तो इसीलिए कहा गया है इफ यूनिफॉर्म स्ट्रिंग इज सस्पेंडेड, अगर आप किसी यूनिफॉर्म स्ट्रिंग को लटकाते हो, कहां से, फ्रॉम द 2 पॉइंट, दो पॉइंट से बांध करके लटकाते हो, नॉट इन द सेम वर्टिकल लाइन, और दोनों ही पॉइंट एक ही वर्टिकल लाइन में मौजूद नहीं होने चाहिए, देन शेप ऑफ द स्ट्रिंग, तब रस्सी जो अपना शेप ले रही है उस शेप को हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन कैटेनरी कहते हैं। जो आकार बनेगा उसको क्या कहेंगे, कॉमन कैटेनरी। क्लियर हुआ। अब एक फिगर बनाएंगे, उसके बाद उसी के बारे में बात करेंगे, कैटेनरी के पार्ट के। अब हम पहले फिगर बना रहे तब वीडियो ऑन करें, तब बंद करें। अब इधर फिगर समझो, फिगर सुनो, फिगर कुछ नहीं किया गया है, सिंपल सा एक काम किया गया है। दो खूंटे मेरे पास हैं, पहला कैपिटल ए है, दूसरा कैपिटल बी है, दोनों खूंटों से बांध करके एक डोरी को टांग दिया गया है, ठीक है। तो बी से लेकर के ए तक का ये जो है ये आपकी डोरी है जिसको बांधा गया है। जानबूझ करके इतना गहरा बनाए, कम गहरे पर भी काम चल जाएगा, डूबना थोड़े अपने को। ए से लेकर के बी तक ये आपकी डोरी का हिस्सा है। अब ये बताओ, अगर डोरी का हिस्सा ये है तो निश्चित तौर पर हर डोरी के पास अपना वेट होता है, और वेट नीचे की तरफ काम करता है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में। एक बात होगी। दूसरी बात सुनो, ये इतना हिस्सा, अगर हम इस मिड पॉइंट को थोड़ी देर के लिए डी कहें तो इतना हिस्सा हम इसको चलो थोड़ी देर के लिए ओरिजिन बोल रहे हैं,
तो इतना जो आप चल रहे हो डी से लेकर के ए तक का ये दूरी कितनी है? एक्स। फिलहाल के लिए ये दूरी एक्स है। तो ये बताओ आपकी जो ये कैटनरी, इसी शेप को कैटनरी कहते हैं। जो कैटनरी बनी हुई है इसका फैलाव कहां से है? ए से लेकर के कहां तक है? बी तक। दैट्स नोन एज द स्पैन ऑफ द कैटनरी। और अगर आप इतने हिस्से को एक्स मान रहे हो तो स्पैन ऑफ द कैटनरी कितना होगा? 2x होगा। सहमत हो इस बात से? क्योंकि जितना उधर के उतने इधर बनाए हुए हैं, डोरी को टांगे हुए हैं। आप सुनना, अगर हम सी से लेकर के इतने तक के हिस्से की बात करें, किसी भी हिस्से की, तो ये जो पोर्शन है इस पोर्शन के पास अपना वेट होगा और वेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में कहां काम करेगा? नीचे की तरफ। फिर सुनना, जब आप किसी भी रस्सी को 2 खूंटे पर बांधते हो, फिर उठा रहे हैं, ये बताओ जब हम इस रस्सी को उठाएं, रस्सी तो नहीं है, बांध दिया। अब सोचो ऐसे में क्या ये मेरी उंगली के ऊपर कुछ प्रेशर डाल रहा है कि नहीं? दैट्स कॉल्ड द टेंशन। और वो कौन सा टेंशन है? टेंजेंशियल टेंशन है। टेंजेंशियल टेंशन हमेशा कहां काम करता है? खूंटे पर, जहां वो बांधा गया है उसी पर टेंजेंट लाइन खींचो, ये डायरेक्शन आपकी किसकी हुई? टेंजेंशियल टेंशन की डायरेक्शन। तो टेंजेंशियल टेंशन की डायरेक्शन ये निकल करके आ रही है, ठीक। और किसी पॉइंट पर आ जाओ उधर ज्योमेट्री के हिस्से में। ज्योमेट्री में हम लोग जानते हैं किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है उसको साई से रिप्रेजेंट करते हैं। बीएससी फर्स्ट ईयर कैलकुलस याद आया? तो ये एंगल कितना होगा? साई। और ये कितना होगा? साई। और ये जो कटान आ रहा है यहाँ से, इसी कटान से होकर के इस पोर्शन का वेट ठीक नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब तुम ये सोचो, जब आप एक रस्सी को टांग रहे हो तो इसके पास 2 तरह का टेंशन आ रहा है। ये ऐसा पहला टेंशन कौन सा है? जो यहाँ कॉर्नर पर लग रहा है, ठीक, टेंजेंशियल टेंशन है। और दूसरा कौन? ये जो नीचे वाला हिस्सा है, ये ना, इस नीचे वाले हिस्से पर भी तो एक टेंशन लगा है। क्यों? डोरी एक तरफ इधर खींची गई है, एक तरफ इधर खींची गई, तो एक हॉरिजॉन्टल टेंशन काम करेगा कि नहीं करेगा? ये हॉरिजॉन्टल टेंशन आपका आ गया, ये आपका हॉरिजॉन्टल टेंशन है। और तुमको पता है 2 कंपोनेंट टूटते हैं, एक टूटता है हॉरिजॉन्टल, एक टूटता है वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कॉस में टूटता है, वर्टिकल साइन में टूटता है। इतनी बातें पता है? अब नामकरण संस्कार करना चालू कर रहे हैं। पहली बात सुनना, डी से लेकर के ए तक का पोर्शन कौन है? एक्स। तो ए से लेकर के बी तक का पोर्शन 2x, दैट्स कॉल्ड द स्पैन ऑफ द कैटनरी, ठीक। ये जो गहरान निकल करके आ रहा है, ये गहरान है कैटनरी का, इसको अंग्रेजी में कहते हैं सैग। दिस इज नोन एज द सैग ऑफ द कैटनरी, ये कैटनरी का सैग है। और ये जो लाइन खींची गई है, ये यहाँ इस पॉइंट पर लगने वाले टेंजेंशियल टेंशन की डायरेक्शन को बताती है। और ये टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जितना एंगल बनाता है वो कौन है? साई है। क्लियर हुआ? हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टूटेगा टी कॉस साई और वर्टिकल कंपोनेंट टूटेगा टी साइन साई। लेकिन ये बताओ, यहां पर भी तो टेंशन काम कर रहा है, तो यहां पर भी टेंशन, हॉरिजॉन्टल टेंशन, यहां का हिस्सा एक बार इधर खींचा है, इस वाले पोर्शन के लिए एक टेंशन और इस वाले पोर्शन के लिए एक टेंशन, 2 तरफ से टेंशन काम कर रहे हैं कि नहीं? और ये दोनों टेंशन, अगर आपकी स्ट्रिंग डिस्टर्ब नहीं है तो दोनों आपस में बैलेंस हो जाते हैं। ये बिल्कुल बैलेंस। ये अगर हम इसको ऐसे रोक दें तो क्या ये एक पर रुका हुआ है? ठीक। और रुका हुआ तो इसका मतलब कोई चीज तभी रुकती है जब उस पर लगने वाले फोर्स इक्विलिब्रियम में आ जाए, बैलेंस फोर्स हो जाए। तो इसका मतलब इस निचले पॉइंट पर जो टेंशन काम कर रहा है वो दोनों साइड में कैसा होगा? बराबर। तब ये कैटनरी कैसी रहेगी? बैलेंस रहेगी। ये बात सबको समझ आ रही? चलें अब लिखा जाए इसको। अब सुनो, चालाकी से काम करते हैं। चालाकी क्या? यही आपका पैटर्न है। इसको हम कह देते हैं ये दूरी स्मॉल सी है, ये दूरी स्मॉल सी है। ये पूरा y एक्सिस पर बना हुआ है। अगर आप इतनी दूरी, हम कह रहे हैं इतनी पूरी दूरी y है और आपने उसमें से कितना निकाल दिया? c, तो ये डिस्टेंस क्या बनी? y माइनस सी बनी, दैट्स कॉल्ड द साइड ऑफ द कैटनरी। तो ये आपका हो गया y माइनस सी। बाद में लिखेंगे, यहां लिखेंगे कौन साइड है, कौन टेंजेंशियल टेंशन है, सब लिखेंगे। अभी तो एज इट इज कर रहे हैं, ठीक। फिर सुनना, ये जो अगर हम यहाँ पर एक पॉइंट P मान लें, मान लो यहीं कहीं पर एक पॉइंट, ये यहाँ पर एक पॉइंट कैपिटल P लेंगे, तो कैपिटल P पॉइंट हुआ, तो C से लेकर के P तक का कैटनरी का एक पोर्शन क्या ये एक आर्क कहा जाएगा कि नहीं? और हम लोग कैलकुलस में आर्क लेंथ को स्मॉल s से मानते आए हैं, तो हम कह देते हैं C से लेकर के P तक की जो दूरी है ये मेरी आर्कवल डिस्टेंस स्मॉल s है। हाँ या ना? लिख सकते हैं। तो उतने पोर्शन का वेट भी तो नीचे काम कर रहा होगा, जो वेट नीचे काम कर रहा है, ठीक। हमने कहा है मेरी पूरी की पूरी चेन वेट पर यूनिफॉर्म चेन, तो सब पोर्शन का वेट एक बराबर होगा, ठीक। ये मतलब इतने पोर्शन की लेंथ कितनी है? s। तो जितना वेट काम करेगा पर यूनिट लेंथ का वेट मल्टीप्लाइड बाई टोटल लेंथ। मानते हो कि नहीं? हम कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लिए, 1 सेंटीमीटर का वेट, हमारा यूनिट ही 1 सेंटीमीटर का है। 1 सेंटीमीटर तक का वेट अगर 5 ग्राम है, 1 सेंटीमीटर का वेट 5 ग्राम है, तो बोलो 5 सेंटीमीटर का वेट कितना होगा?
25 मल्टीप्लाई कर दिए कि नहीं। तो अगर हम वेट पर यूनिट लेंथ को W मान लें, वेट को W से रिप्रेजेंट करते हैं, अगर हम पर यूनिट एक छोटे से पोर्शन का वेट W मान लें तो लेंथ कितनी है, यस, तो टोटल पोर्शन की वेट कितना होगा WS, और ये काम करेगा सीधे डाउनवर्ड नीचे की तरफ, जिसको ग्रेविटी अपने पास खींच रही है। क्लियर हुआ? तो हम ये लाइन आ रही है ना, इस लाइन, ये लाइन वेट का काम कर रही है, वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, दैट्स कॉल्ड WS। ये वेट नीचे काम कर रहा है WS। क्लियर हुआ? अच्छा, फिर सुनना अगला काम। अब सुनो, जब यहां वेट काम कर रहा है WS, तो दिमाग चलाना, इस एंगल को हम साई कह रहे हैं, तो ये एंगल भी कितना होगा, साई होगा। ठीक, तो जो ये हॉरिजॉन्टल टेंशन काम कर रहा है, हॉरिजॉन्टल टेंशन, अगर हम टेंशन को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करें तो हॉरिजॉन्टल टेंशन T cos साई होगा कि नहीं, और वर्टिकल वाला ये काम कर रहा है, ये वर्टिकल टेंशन, ये कौन होगा, T sin साई होगा। लिखा जा सकता है, कम से कम ये तो समझ रहे हैं कि आप सबको वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट लेना तो आता है, मान सकते हैं। चलो फिर नामकरण संस्कार में दिक्कत नहीं है। ये मेरे पास काम कर रहा है, दिस इज दैट T cos साई, और ये जो काम हो रहा है ये हो रहा है T sin साई। ठीक, उतना x है, ये पूरा का पूरा कितना है, 2x है। आप सुनना, ये बताओ, क्या कॉर्नर पर लगने वाला टेंशन, दिमाग चलाना, क्या कॉर्नर पर लगने वाला टेंशन, ठीक, और नीचे हॉरिजॉन्टल पर लगने वाला टेंशन, मतलब ये टेंशन और ये टेंशन क्या आपस में बराबर होंगे? नहीं, वो टेंजेंशियल टेंशन है, और ये एक पर्टिकुलर पॉइंट पर मौजूद टेंशन है। तो इस टेंशन को, ये टेंशन इधर काम कर रहा है, हम इसको कह दिए कितना, T, रस्सी के खिंचाव की तरफ, ये आपका कौन है, T0। अब ये बताना, अगर आपकी रस्सी बैलेंस है, अगर बैलेंस है तो इधर लगने वाला टेंशन T0 और उधर लगने वाला T cos साई, क्या आपस में दोनों बराबर होंगे? चलो अब बना डालो पूरा, लगभग मेरा सारा काम हो चुका है, जितना बनाना बन चुका है, बस इससे ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे, पता चले समझ में नहीं आएगा। फिगर में भैया किसी को दिक्कत होगी अभी भी पूछ सकता है, कोई टेंशन नहीं है। अरे वहां टेंशन है, मेरे पास कोई टेंशन नहीं है। हाँ ठीक है, तुरंत बता देने, क्या दिक्कत है, हम कुछ पर थोड़ी नहीं झुकेंगे, हम बिल्कुल झुकेंगे। ऐसे कहो, ऐसे कहो, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। नॉर्मली मेरी गर्दन नहीं झुकती है, नॉर्मली। ये पूछ रहे, पुष्पा एक्टर का नाम है, एक्ट्रेस का किसका? पुष्पराज। अच्छा, वैसे किसी चलते चलते, सोचो सोसाइटी कितनी बेकार है, वैसे चलते चलते किसी चप्पल उतर गए, ठीक है, और वो लड़खड़ा जाए तो उसके गिरने फंसने चालू कर देंगे, ऐसा चप्पल पहन के ना चल पाता सही से। अब वो ऐसे गोड़ रगड़ रहे हैं और चप्पल छूट गई, इससे अच्छा तो माइकल जैक्सन है, फुल जूता पहन करके भी इधर उधर दौड़ता रहता है, जूता तो नहीं उतारता ना, ठीक है वो भी। अच्छा, अभी लोग हमको देशद्रोही बोल देंगे, साउथ वाले की बुराई कर रहे हो, माइकल जैक्सन की बड़ाई, वो भी यार उसकी शक्ल में छो चपटा। हाँ, डांसर तो बहुत अच्छे थे, हमने कभी इनकार किया, हम भी कोशिश कई बार की उनके डांस स्टेप को करने से, लेकिन औंधे मुंह गिरे हैं। ठीक है, समझना, कहाँ गए इधर वापस, ए से लेकर के बी तक, ठीक, ये आपकी दो खूंटियां हैं, ए और बी, दोनों खूंटियों पर मिला करके हमने एक रस्सी को टाइट करके बांध दिया, टाइट करके मतलब यूं ही लटका दिया, ये ऐसा। अब ये रस्सी लटक गई, जब रस्सी लटक गई तो रस्सी के लिए हम ऐसा मान रहे हैं कि यूनिफॉर्म चेन है, क्योंकि पूरी कैटेगरी पढ़ने के दौरान हमको यूनिफॉर्म चेन को डील करना है, तो पूरी की पूरी यूनिफॉर्म चेन है। यूनिफॉर्म चेन होने का मतलब ना, आप जिस टुकड़े में, सब टुकड़ा एक बराबर नाप का कर लो, जब सारे टुकड़े एक बराबर नाप के हैं तो सबके वेट में कोई डिफरेंस नहीं होगा, सबका वेट कैसा होगा, एक बराबर होगा, तो इसको कहा जाता है यूनिफॉर्म। ये आपका यूनिफॉर्म, जैसे हम 1-1 किलो का बटखरा लेकर के आए और उसके बाद फिर इन्हीं की कॉपी ले ऐसे, और 1 किलो का बटखरा यहाँ, 1 किलो के यहाँ, ऐसे ऐसे हर जगह पर रख दें, तो इसका मतलब इसके हर पोर्शन पर जो वेट पड़ रहा है वो कितना पड़ रहा है, 1 किलोग्राम का है। हाँ, यूनिफॉर्म है कि नहीं है? तो इसका मतलब अगर हम पूछे इधर कितने का, तुम कहोगे सर जी 1 kg है, इधर कितना है, 1 kg है। वेट और किलोग्राम अलग अलग होते हैं, मास और वेट अलग अलग होते हैं, ठीक है, तो ये याद रखना, नहीं मेरी भावनाओं में बह जाओ, मेरी भावनाओं में ना बहो, ठीक, ऐसे ही सब पर एक बराबर का है।
तो इसको क्या कहा जाएगा, यूनिफॉर्म। अच्छा पता चले इधर हमने रख दिया आधा किलो का वेट और इधर केवल अपना हाथ, तो हमको इसको बैलेंस करना पड़ेगा। क्या ये यूनिफॉर्म है? अगर आप दोनों टुकड़े का वेट निकालने जाओगे, इधर का काट करके अलग कर दो, इधर का अलग, इसका वेट अलग आएगा, इसका अलग, लेकिन सब पर एक बराबर मात्रा में क्वांटिटी रखी है, तो ये कौन है, यूनिफॉर्म। तो हम जब स्टडी कर रहे हैं तो हम यूनिफॉर्म स्ट्रिंग को लेके चले, इसके हर टुकड़े का वेट कांस्टेंट बना रहेगा, एक बराबर। अब सुनना, जाहिर सी बात है जहां ये बांधा गया है तो इस पर एक हॉरिजॉन्टल टेंशन काम कर रहा था। जब तुम किसी चीज को कहीं पर बांध देते हो तो वो लटकी हुई है, लटकी हुई है तो निश्चित तौर पर कोई ना कोई वेट अप्लाई कर रही है वहां पर भी, ठीक, जो वो फोर्स अप्लाई कर रही है दैट्स कॉल्ड द टेंशन, उसको तनाव बोलते हैं। तो यहाँ जो हॉरिजॉन्टल टेंशन आया वो हॉरिजॉन्टल टेंशन एक्स एक्सिस के साथ, इसको हम एक्स एक्सिस करें, एक्स एक्सिस के साथ किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट जो एंगल बनाता है, कैलकुलस में उसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, साई से। तो ये एंगल कितना हुआ, साई, और ये दोनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं तो ये भी कितना होगा, साई। अब ये एक आपका लोअर पोजीशन का पॉइंट है, क्योंकि यूं गया होगा तो नीचे का जो पॉइंट है ना, नीचे के पॉइंट पर भी एक टेंशन काम कर रहा होगा, क्योंकि रस्सी ऐसे खींची गई है ना, तो टेंजेंशियल टेंशन होगा लोवेस्ट पॉइंट पर, और ये टेंजेंशियल टेंशन हम मान लेते हैं कितना, T0। वर्टेक्स इसको बोलते हैं, वर्टेक्स, सिरे पर जो टेंशन मिलता है उसको रिप्रेजेंट किया जाता है T0 से, और इसकी वजह से जो टेंशन आया, और ये इतना हिस्सा CP, इस पोर्शन के लिए हम लेंथ स्मॉल एस मान लिए, तो इस पोर्शन का वेट कितना होगा, W इंटू एस होगा, वो ठीक नीचे की तरफ काम करेगा। यहाँ पर टेंशन की दो कैटेगरी टूटती है, एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, एक वर्टिकल। ये टेंशन कैपिटल T है, ये टेंजेंशियल टेंशन को कैपिटल T से रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसके दो पार्ट टूटे, पहला कौन सा टूटा, T cos साई, और दूसरा कौन सा वर्टिकल, T sin साई। ये दोनों टेंशन आपके हो गए, T cos साई, T sin साई, और एक ये हो गया T0। ये जो पूरा फैलाव है, इतनी दूर को अगर x माना जाए तो टोटल कैटेनरी का जो फैलाव है वो कितना होगा, 2x, दैट्स कॉल्ड द स्पैन ऑफ द कैटेनरी। ठीक, जमीन से इसकी हाइट c मान रहे हैं, किसकी, वर्टेक्स की हाइट c मान रहे हैं। अगर ये हाइट c है तो ये पूरा y एक्सिस पर खींचा गया है, ये इतनी है, इतनी लेंथ क्या होगी, y माइनस c, दैट्स कॉल्ड द सैग ऑफ द कैटेनरी। यही पूरा फिगर है, समझ आया? चले अब कुछ लिखा जाए, अब नामकरण संस्कार इधर होगा, जो जो काम किए हैं वो लिखेंगे। AB इज इक्वल टू, ऐसे बगल में लिखना, AB इज इक्वल टू, मान लो मिड में फिगर बनाया तो नीचे लिखना, AB इज इक्वल टू स्पैन ऑफ कैटेनरी, स्पैन ऑफ कैटेनरी, ठीक, एंड दिस इज इक्वल टू 2x। स्पैन ऑफ कैटेनरी जब भी मुझको जरूरत पड़ेगी हम केवल और केवल कितना लिखेंगे, 2x लिख देंगे, बस काम खत्म। OC इज इक्वल टू, ये O से लेकर के C तक, ये कैपिटल C है ये वाला, और ये स्मॉल c है, इसको बोलते हैं ना पैरामीटर। पैरामीटर ये बताता है ना कि कैटेनरी में झुकाव जो आ रहा है, स्लाइड जो आ रहा है, कम होगा कि ज्यादा होगा, ये बताओ, दिमाग चलाना। इसको बढ़ाओ, इसको बढ़ाओ, जब तुम इसको बढ़ाओगे तो कैसे बढ़ेगा, पॉइंट A और B को ऐसे दूर करो, अरे कई लोगों को विजुअलाइज ही नहीं होगा, कभी तो अपने लोग हाथ लेकर के चलते। ठीक, अब हम करना क्या चाहते हैं, हम C को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन गौर करो C तब बढ़ेगा ना जब आप इसको दूर करो। क्या C इंक्रीज कर रहा है, लेकिन पॉइंट A और B भी तो दूर हो रहे हैं, तो इसका मतलब स्पैन बढ़ रहा है, C के बढ़ने पर स्पैन भी ज्यादा हो रहा है कि नहीं, लेकिन सैग कम हो रहा है। तो सोचो ये इतना हिस्सा दो लोगों को डील कर रहा है, पहला किसको डील कर रहा है, सैग को। जब ये बढ़ेगा तो सैग कम होगा, लेकिन स्पैन इंक्रीज करेगा। जब किसी आदमी की वजह से लोग बदल रहे हैं ना, तो ये पैरामीटर का काम करता है। अब पैरामीटर कौन, जिसको देख करके आप कुछ बातें कह सको, वो पैरामीटर होता है। हम C को देख के बात कह सकते हैं, इफ C इंक्रीजेस सैग डिक्रीजेस स्पाइन इंक्रीजेस, कह पा रहे हैं? तो C मेरा किसका काम करेगा, पैरामीटर। OC लेंथ आपके लिए पैरामीटर का काम करती है। क्लियर हुआ? लिखते हैं OC इज इक्वल टू पैरामीटर, पैरामीटर एंड दिस इज रिप्रेजेंटेड स्मॉल c। ये लेंथ कितनी मानी जाती है, स्मॉल c मानी जाती है। CD ये लेंथ, CD इज इक्वल टू, ये होता है y माइनस सी, y माइनस सी, एंड दिस इज इक्वल टू सैग ऑफ कैटेनरी, गहरान है, सैग ऑफ कैटेनरी। कोई भैया स्वैग नहीं लिखेगा, नहीं कब दो घूंट जिंदगी। जो ये पॉइंट है कैपिटल C, दैट्स कॉल्ड द खोपड़ी ऑफ कैटेनरी, वर्टेक्स। कैपिटल C इज इक्वल टू वर्टेक्स ऑफ कैटेनरी।
कैपिटल C इज इक्वल टू वर्टेक्स ऑफ कैटनरी। ठीक, जो वाई एक्सिस होती है इसको कैटनरी की एक्सिस बोला जाता है, क्योंकि हम खींचे किस पर, ओरिजिन से ऊपर गए। ठीक, दैट्स कॉल्ड द एक्सिस ऑफ द कैटनरी। देखना, वाई एक्सिस इसी के नीचे वाई एक्सिस इज एक्सिस ऑफ कैटनरी। कौन गिरा? अपना गिर जाओ भैया, चलेगा, फोन ऑन ना गिरा। अरे अपना टूटोगे टाटोगे जुड़ जाओगे, कन्वर्ट चला जाता है। क्या कलयुग आ गया है, हम टूट जाए फोन ना टूटे। घोर कलयुग। रुक जाओ, कल एक उल्का पिंड गिराते हैं इस कलयुग को खत्म करने। जाने दीजिए सर, छोड़ दीजिए। अरे यक्स एक्सिस इज, जो यक्स एक्सिस होता है ना, एक हिंदी बोर्ड वाले, हिंदी मीडियम वाले लोग नियता पढ़े, नियता, और यूपी बोर्ड वाले डायरेक्ट्रिक्स पढ़े। सीबीएसई बोर्ड, हिंदी यूपी एक होता है। सीबीएसई बोर्ड वाले डायरेक्ट्रिक्स पढ़े होंगे, नियता जिसकी हिंदी होती है। तो जो आपकी यक्स एक्सिस होती है दैट्स कॉल्ड द डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटनरी। ये कैटनरी के लिए नियता का काम करती है। लिखना, यक्स एक्सिस इज डायरेक्ट्रिक्स। डायरेक्ट्रिक्स TRI। एक्स एक्सिस इज डायरेक्ट्रिक्स ऑफ द कैटनरी। ठीक, और T0 की बात करें, T0 कौन है? टेंशन एट द लोवेस्ट पॉइंट। T0 इज इक्वल टू टेंशन एट लोवेस्ट पॉइंट। चाहे कहो लोवेस्ट पॉइंट और चाहे कहो एट द वर्टेक्स ऑफ द कैटनरी। लोवेस्ट पॉइंट T0 is equal to tension at lowest point. सुनो, अगर हाँ यूनिट लेंथ की बात कर लेना, वेट पर यूनिट लेंथ। अगर हम कहें कैटनरी का टोटल वेट W है, सॉरी स्ट्रिंग का टोटल वेट W है, सोच करके जवाब देना। पूरी रस्सी की लंबाई हम कितना, सॉरी पूरे रस्सी का वेट हम कितना मान रहे हैं? W। ये जितना है इसका वेट हम कितना मान लिए? W। और इसकी लेंथ मान लेते हैं, इसकी लेंथ कितनी है? L है। तो मतलब एक हिस्से का वेट क्या लिखेगा? एक हिस्से का W/L। टोटल वेट W को डिवाइड कर दो लेंथ से, दैट्स कॉल्ड द वेट पर यूनिट लेंथ। इसी को स्मॉल w से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी वेट पर यूनिट लेंथ फॉर आवर कैटनरी स्मॉल w इज इक्वल टू टोटल वेट ऑफ द स्ट्रिंग डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। तो कैपिटल W अपॉन कितना? स्मॉल l होता है। ठीक, चलो शुरुआत करते हैं। अच्छा ये बताओ, अगर रस्सी की कुल लंबाई, अब इसमें ना हम कचर नहीं मचाएंगे, इसमें ऐसे समझ लो, अगर A से लेकर के B तक रस्सी की कुल लंबाई L है, तो इतने पोर्शन की लंबाई क्या होगी? L/2। और इतने की L/2। इधर का हिस्सा खाली है ना, लिखना चाहो तो ऐसे लिख सकते हो L/2। ये पूरा चलेगा ना, पूरा ये है L/2। तो A से लेकर के B तक की लंबाई कितनी होगी? L होगी। और जगह होगी ना, तो इसके नीचे चलो, इसके नीचे ही लिखना, नहीं बगल में हम लिख दे रहे हैं। इफ टोटल वेट is equal to capital W and length is equal to small l। अगर टोटल वेट W है और लेंथ कितना है? स्मॉल l है, यहां लिख देंगे जिससे लोगों को दिखाई दे, तुम लोग इसके नीचे ही लिखना। देन small w is equal to total weight W upon total length L, and this is called the weight per unit length। weight per unit length इकाई लंबाई का वेट है, भार है। हाँ एकांक, इकाई एकांक क्या होता है? ये तो इतनी कहानी हो गई कैटनरी को डिस्क्राइब करने। अब हम लोग कैटनरी का समीकरण निकालेंगे कि व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ कैटनरी। कैटनरी की इक्वेशन अलग अलग जगह पर अलग अलग तौर पर लिखी जाएगी। सबसे पहला जो निकलता है उसको बोलते हैं दैट्स कॉल्ड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटनरी। मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एग्जाम में बाकायदा सीधे लिख के आता है
गिव द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटनरी या डिराइव द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कैटनरी, सीधे लिख करके पूछेगा। तब आपको ये फिगर बनाना है और कैटनरी का इंट्रिंसिक फॉर्म में इक्वेशन डिराइव करना है। पहला आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मैथ है ना, ये मैथ का एप्लीकेशन पार्ट है जो बिना फिजिक्स के नहीं चल सकता। सुनो नहीं तो यस बराबर सी tan साइन, तो इसका इक्वेशन होता है। इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है? सुनो, अगर कोई कर्व दिया गया है तो इस कर्व के किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनाता है इसको क्या कहते हैं? साई कहते हैं। और अगर हम इसके लिए आर्क लेंथ की बात करें तो इसकी आर्क लेंथ को किससे रिप्रेजेंट करता है? स्मॉल एस से। कर्व की किसी भी दिए गए कर्व की आर्क लेंथ स्मॉल एस और उसके किसी पॉइंट पर खींचा गया टेंजेंट हॉरिजॉन्टल लाइन या हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल साई बनाता है, यस के और साई के बीच में अगर रिलेशन कोई दिया गया है, दैट्स कॉल्ड द इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व। पोलर क्या होता है? आर में और थीटा में। आर कौन है? रेडियस वेक्टर। थीटा कौन है? उसके लिए एंगल जिसके वो रोटेट किया हुआ है। आर और थीटा के बीच का रिलेशन आपका क्या कहलाता है? पोलर कहलाता है। आर्क लेंथ स्मॉल एस और खींचे गए टेंजेंट का हॉरिजॉन्टल से बनाया गया एंगल साई, इनके बीच का जो रिलेशन होता है ये क्या कहलाता है? इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ द कर्व कहलाता है। उसके बाद एक हम लोग और पढ़ते पेडल इक्वेशन, याद है? बीएससी फर्स्ट ईयर। पेडल क्या था? पेडल पी और आर के बीच का रिलेशन था। पी कौन था? पी कौन था? ओरिजिन से टेंजेंट पर खींचे गए परपेंडिकुलर की लेंथ होती थी। हो देखो भूल गए। और ये गधुमड़ो ना बहुत उल्लू का गठरी। ये ओरिजिन था। ओरिजिन से इस टेंजेंट पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। इसकी लेंथ क्या आती थी? पी। तो पी के और किसके बीच में? पी के और आर के बीच में। आर कौन? इसका रेडियस वेक्टर होता था, इस पॉइंट का रेडियस वेक्टर। इनके बीच में जो रिलेशन आता था इसको आप कहते थे पेडल इक्वेशन ऑफ द कर्व। कुछ लोग इसी को पीडल बोलते हैं, कुछ लोग इसी को पेडल बोलते हैं, कई लोग पैदल बोलते हैं। पैदल इक्वेशन ऑफ द कर्व। तो इसका मतलब मुझको कैटनरी का इक्वेशन देना है और कैटनरी का इक्वेशन जो लिखेंगे किसके किसके फॉर्म में लिखेंगे? एस के और साई के। ठीक है, चलो शुरुआत करते हैं। अब तो फिगर बन ही चुका है, अब तो फिगर बन चुका है ना। उसी फिगर पे देखो जो तुमको फिगर बना करके दिए हुए अभी भी, वहां देखो कैपिटल ए के नीचे एक पॉइंट कैपिटल पी लिए, तो सी से लेकर के पी तक की जो डिस्टेंस है इसी को तो स्मॉल एस माना गया है। ये कौन है? स्मॉल एस है। इसी से लिखना, लिखो लेट सीपी इज इक्वल टू। अब भैया हम फिगर हटा दिए, सबकी कॉपी पर फिगर मौजूद है, कॉपी पे फिगर देख करके काम करना। लेट सीपी इज इक्वल टू स्मॉल एस एंड स्मॉल डब्ल्यू कौन सा? वेट पर यूनिट लेंथ निकाल चुके हैं। एंड स्मॉल डब्ल्यू बी द वेट पर यूनिट लेंथ, वेट पर यूनिट लेंथ माना सीपी। आर्क की लेंथ कितनी है? स्मॉल एस है और स्मॉल डब्ल्यू कौन है? वेट पर यूनिट लेंथ है। नाउ सीपी इज इन इक्विलिब्रियम। नाउ सीपी इज इन इक्विलिब्रियम, साम्यावस्था, एक ऐसी अवस्था जिसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है। इज इन इक्विलिब्रियम नाउ सीपी इज इन इक्विलिब्रियम अंडर, कोई भी चीज अगर साम्यावस्था में है मतलब कोई भी चीज बिना किसी डिफरेंस को महसूस किए रुकी हुई है, तो इसका मतलब सीधा सीधा एक है। आप ये नहीं कह सकते कि उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम किया, नहीं। अगर उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं काम करेगा ना तो हवा में तैर जाएगी। जहां ग्रेविटी खत्म होती है, ये बताओ दुनिया में कुछ भी है तो ग्रेविटी है, कुछ भी है तो ग्रेविटी है। इसका मतलब अगर आप यहाँ टहल घूम रहे हो तो आपके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है, कोई तो फोर्स लग रहा है। लो हम ऐसे बैठ गए इसी दीवार के टक्कर में लेकर के, इसको बैठना बोलते हैं ना। ऐसा बैठ गए हम, ठीक है, और कह दिया झुकेगा नहीं, तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है ना, इस मूवी के इस डायलॉग को बिगाड़ देना है, कसम खाते हैं आज से ना। सुनो ऐसे बैठ गए, अब सोचो क्या हम हिल डुल रहे हैं? मेरे गर्दन मत देखना, वो तो तुम लोगों को देखना, इसलिए नहीं हिल डुल रहे हैं। तो इसका मतलब निश्चित तौर पर हम इक्विलिब्रियम में है, डिस्टर्बेंस नहीं है। लेकिन हम ये तो नहीं कह सकते ना कि मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है। हम दीवार में टेक लेकर के बैठे हैं, तो दीवार एक्शन का रिएक्शन, न्यूटन दादा वाली हरकत ना। इसके ऊपर मेरी पीठ का टेक लगा हुआ है तो ये भी मेरी पीठ पर टेक दिया हुआ है, यूं बाहर की तरफ भाला चौक,
फोर्स बाहर आ रहा है, इधर का हिस्सा जमीन पर खड़े हैं, उधर से भी जमीन पर खड़े, तो ऑब्वियस सी बात है एक परपेंडिकुलर फोर्स लगा है। लेकिन सोचो हम हिल डुल नहीं रहे, इसका ऊपर मेरे ऊपर लगा हुआ सारा फोर्स बैलेंस। ये तो नहीं कह रहे ना कि मेरे ऊपर कोई फोर्स नहीं लगा, हम लेट जाएंगे तब पर भी मेरे ऊपर, गद्दे के ऊपर लेटे में नीचे से एक फोर्स लग रहा है। तो इस दुनिया में कोई चीज मौजूद है तो बिना फोर्स बैलेंस किए वो साम्य अवस्था यानी इक्विलिब्रियम में नहीं आ सकती है। तो जब आप कहते हो आपने एक चैन को टांग दिया और चैन में हिल डुल नहीं रही है, लगातार वैसे इक्विलिब्रियम में बनी है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उसके जिस पोर्शन के आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो उस पोर्शन पर लगने वाले सारे फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। हाँ या ना? क्योंकि अगर फोर्स ना होता ना तो ग्रेविटी का भी फोर्स ना होता, आप हवा में तैर होते, आप इक्विलिब्रियम नहीं, आप तैर रहे हो इधर उधर। अंतर आया? तो ये बात इक्विलिब्रियम में कोई ये नहीं समझेगा कि कोई चीज इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब उसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा, नहीं, उसके ऊपर जितने फोर्स लग रहे हैं वो सब कैसे हो गए हैं, एक दूसरे को बैलेंस करके रखे हुए हैं। चले लिखा जाए इस बात को, लिखना। नाउ Cp इज इन इक्विलिब्रियम अंडर, नीचे फोर्स लिख रहे हैं, जिस फोर्स की वजह से Cp इक्विलिब्रियम में वो उस फोर्स की बात कर रहे हैं। फिगर हम इधर खींच दे रहे हैं, फिर से एक बार पूरा नहीं बनाएंगे, बस ऐसा। ये पॉइंट हो गया कैपिटल P, ये आपका हो गया y माइनस सी, ठीक, और ये पोर्शन की लेंथ हो गई स्मॉल f। चलो ध्यान देना, कैपिटल P पर कितने फोर्स काम करे वो गौर करना। सबसे पहले कैपिटल P पर तो एक टेंजेंशियल फोर्स काम कर रहा है, टेंजेंशियल फोर्स। दूसरा कैपिटल P पर इस हिस्से का वेट नीचे की तरफ काम कर रहा है, फोर्स लग रहा है कि नहीं, WS नीचे की तरफ काम कर रहा है। लेकिन एक और बात देखो ना, इधर हॉरिजॉन्टल भी तो इसका खिंचाव है, तो इसका मतलब इस पर भी एक फोर्स और भी काम कर रहा है, और ये सारे फोर्स आपस में क्या हो चुके हैं, बैलेंस। तभी आप रुके हुए, नहीं तो आप भी नागिन डांस कर रहे होते। आया? लिखना। पहला वेट ऑफ Cp, वेट ऑफ Cp, जो पहला फोर्स इसको बैलेंस करने में आया है वो कौन है, वेट ऑफ द पोर्शन Cp। Cp का वेट कहां काम करेगा, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड डायरेक्शन। दिस इज इक्वल टू Sw, ये रहा Sw नीचे की तरफ, और सोचो ये उल्लू, पहले इधर सुनो, Sw सीधे नीचे काम कर रहा है, वेट हमेशा नीचे काम करता है, तो डायरेक्शन क्या होगी, वर्टिकली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड होगी, ठीक। लिखना Sw, यहां पर बताना वर्टिकली, वर्टिकली शिवल्ली डाउनवर्ड। अरे बस नहीं, ये इतना हो गया। अरे यार परेशान हो गए हैं एकदम हम इससे। जब अगर फेसबुक चला दो ना, व्हाट्सएप पे किसी का स्टेटस देख लो, चप्पलें घिसर रहे हैं, शिवल्ली शिवल्ली कर रहे हैं, अपनी शिवल्ली है कि नहीं इसका भी नहीं पता, लेकिन झूठे पड़े हैं शिवल्ली शिवल्ली गा करके। वर्टिकली डाउनवर्ड, अब देखो वर्टिकली याद आता है शिवल्ली, क्या करें हम? उसका कहीं नहीं याद आ रही है, किसको? सेकंड सुनो, एक तो हो गया, एक आपका हो गया कौन सा, वर्टिकली डाउनवर्ड, आपका वेट काम कर रहा है नीचे की तरफ, ठीक। दूसरा आपको हॉरिजॉन्टल टेंशन काम कर रहा है, ठीक। इस पे लिखना टेंशन T0, टेंशन T0, ठीक। और टेंशन T0 जो होता है ना, ये हमेशा टेंजेंशियली काम कर रहा है। क्यों? क्योंकि किस पर है, पॉइंट C पर काम कर रहा है, ये दैट्स द टेंशन T0। तो ये आपका हो गया T0 टेंजेंशियली। फिर देखो टेंजेंशियल, ये टोनी कक्कर जिंदगी बर्बाद किया था एक दिन एक क्लास में, काला काला करते हुए ना। जब बोला काला करना हो तो याद है, काला काला काला, ये करा काला, वो करा काला, ऑप्शन ए भी काला, ऑप्शन बी भी काला। टेंशन T0 टेंजेंशियली। आगे जोड़ देना कहाँ एक्ट कर रहा है ये बताते ना। देखो हंसी मजाक अपनी जगह, शिवल्ली अपनी जगह, टेंजेंशियली एट कैपिटल C। जो आपके लोवेस्ट पॉइंट किस पर काम कर रहा है, कैपिटल C पर काम कर रहा है। हो गया? अब दो फोर्स आप ले चुके हो, सुनो, दो टेंशन हो चुका। पहला टेंशन कौन सा हुआ, हो इधर
पहला SW कितने काम करेगा, वर्टिकल नीचे, एक कौन T0 इधर काम करेगा, और एक बचा कैपिटल T टेंजेंशियल वाला, एक ये बचा है। ठीक, अब इसको भी बैलेंस करा रहे हैं, इसके लिए लिखना थर्ड, तीसरा जो इसके ऊपर काम कर रहा है वो सुनो, थर्ड ये है T इन द डायरेक्शन ऑफ टेंशन T इन द, वो कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल वर्टिकल बाद में देखेंगे, मेन तो अपना फोर्स है ना, नहीं, उस फोर्स के टुकड़े हैं बाकी। कह रहे टी बैलेंस कैसे हो रहा है, हम कहते साइन वाला है वो नीचे वाला बैलेंस कर रहा है, सिंपल और T0 है वो उसका बैलेंस कर रहा है। कंपोनेंट का सुनो, कोई भी फोर्स ना इकट्ठे नहीं घूम के काम करता, फोर्स अपने कंपोनेंट के आधार पर, टुकड़ों के आधार पर काम करता है। जैसे हम तुमको पढ़ा रहे हैं ना, तो तुम्हारे ऊपर एक फोर्स लग रहा है, लेकिन सोचो कि हम तुम्हारे ऊपर सारा फोर्स इकट्ठे लगा दे रहे हैं, कंपोनेंट में लगा रहे हैं, कंपोनेंट का ऐसा टुकड़ा तोड़ दिया, लीनियर अलजेब्रा अलग, इधर थर्ड पेपर अलग, उधर का डिफरेंशियल इक्वेशन अलग, लेकिन तुमको बैलेंस किए हुए नहीं, पगला जाओ, बैलेंस किए हैं, सारा पेपर वो इकट्ठे चला दें, एक हाथ और जोड़ के चले आए, इधर लीनियर अलजेब्रा, इधर कुछ उधर कुछ चल पाएगा नहीं। शशांक विपिन को यहीं बगल में कहते तुम यहीं फिजिक्स पढ़ाओ, यहीं हम मैथ पढ़ाएंगे, इकट्ठे दूसरी फोर्स लगा दिया, बैलेंस रहोगे, तन डोले मेरा मन डोले। इन द डायरेक्शन ऑफ in the direction of tangent, ये भाई इतना पैसा नहीं पड़ा OTT प्लेटफॉर्म पे पैसा देके पुष्पा देखी, ऑफ टेंजेंट एट कैपिटल P। सुनो, अपना मोबाइल अपना फील नहीं आ रहा ना, इसीलिए ये पागलपन है। कैपिटल T ये टेंशन काम कर रहा है किस डायरेक्शन में, इन द डायरेक्शन ऑफ टेंजेंट एट कैपिटल P, P पर जो आपने टेंजेंट खींचा है उसकी डायरेक्शन में ये टेंशन कैपिटल T काम कर रहा है। फिर लिखना ड्यू टू किस वजह से है, ये टेंशन इस वजह से है क्योंकि आपने अपनी रस्सी को खूंटा कैपिटल A पर गाड़ के बांध दिया है, और कैपिटल A पर अगर आपने रस्सी बांध दी है तो वही कैपिटल A पर एक फोर्स उसको ऊपर की तरफ खींचे हुए है, तो ड्यू टू पोर्शन PA, ये सारा टेंशन जो कैपिटल T पैदा हुआ है, ये पोर्शन किसकी वजह से पैदा हुआ है, PA की वजह से, क्योंकि A वो खूंटा है जहां पर आपने रस्सी को बांधा हुआ है, ड्यू टू PA। नाउ अब चलो आप इक्वेशन इतना पूरा लिख लो, तब इक्वेशन की शुरुआत करें, हो गया सबका। अच्छा सुनो, सारे फोर्स इक्विलिब्रियम है, मतलब आपका जो स्पैन है, स्पैन क्या है, जो आपकी कैटनरी बनी है, पोर्शन पोर्शन CP बैलेंस है। अगर पोर्शन CP बैलेंस है तो इसका मतलब दो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ने एक दूसरे को बैलेंस किया होगा। बोलो कैपिटल T का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट किधर गया, उस साइड में, फिगर देखो कितना है, T cos psi, और एक वर्टिकल इधर काम कर रहा है T0, तो पक्का T0 बराबर कितना रहेगा, T cos psi रहेगा। सहमत हो इस बात से, लिखना, हम पूरा मिटा रहे हैं। नाउ ऐसे मामलों में, नाउ T cos psi minus T0 is equal to 0 implies that T0 बराबर T cos psi। चीजें बैलेंस होने का मतलब ना, दोनों फोर्स एक दूसरे को नेग्लेक्ट कर दिए, लिख सकते सीधे, लेकिन ये भी तो समझाना है कि दोनों का अंतर कितना आएगा, 0। दो फोर्स का अंतर अगर आपस में 0 हो गया तभी तो दोनों फोर्स बराबर हैं, तो आप सीधे भी लिख सकते हो, हम तो दोनों बोल रहे हैं, लिखे हम इस तरह T cos psi minus T0 बराबर 0, और बोल हम सीधे रहे कि दोनों फोर्स ने एक दूसरे को बैलेंस किया, तो आप कह सकते हो हॉरिजॉन्टल टेंशन T0 बराबर होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट T cos psi के। आप चाहो तो पहली लाइन ना लिखो, केवल दूसरी चलेगा। अच्छा फिर गौर करना, अब की बार फिर जो आपकी कैटनरी बनी हुई थी, समझना इस बात, जो कैटनरी बनी हुई थी इसमें हॉरिजॉन्टल वाले T0 को अगले हॉरिजॉन्टल वाले T cos psi ने बैलेंस कर दिया, ठीक है। लेकिन तुमको एक बात ये भी पता है कि आपको इस पोर्शन, जो आपका पोर्शन CP आया है, इसका वेट WS काम कर रहा है किधर, डाउनवर्ड डायरेक्शन, लेकिन उसी दौरान इस पर खींचे गया जो टेंजेंट है कैपिटल T टेंशन, इसका वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर काम कर रहा है T sin psi। तो जब ये पूरा का पूरा पोर्शन इक्विलिब्रियम में है तो इसका मतलब WS बराबर होगा किसके, T sin psi के, बैलेंस होगा। इसका मतलब अगली बात हम ये भी लिख सकते हैं WS एंड WS इज इक्वल टू T sin psi। किसी को तकलीफ क्या बताओ, इससे दिक्कत आ रही है?
हटा दीजिए। खत्म दिक्कत? अभी दिक्कत खत्म? अभी भी कैसे बैलेंस हुआ ऐसा? अच्छा नहीं, अब नहीं मिटा रहे, खतरा। ये बताओ बहनी, सुनो सुनो, ये टेंशन टी था, इधर देखिए ना, ये टेंशन टी था, इसके दो कंपोनेंट टूट गए, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल इधर काम करेगा टी कॉस साई, लेकिन हम ये भी तो कहे हैं कि इस पोर्शन पर एक टेंशन इधर भी काम करेगा। जो वर्टेक्स का टेंशन होता है इसको रिप्रेजेंट करते हैं किससे? T0 से। इसमें कोई डिस्टरबेंस नहीं है, किसमें? कैटनरी में कोई डिस्टरबेंस नहीं है। अगर कैटनरी में डिस्टरबेंस होता तो इसका मतलब किसी एक तरफ फोर्स ज्यादा लग रहा है, ये पूरा रुका हुआ एज इट इज, तो इसका मतलब इधर और उधर दोनों साइड में खिंचाव बराबर है कि नहीं? बराबर खिंचाव है। इधर का खिंचाव कितना है, उधर का खिंचाव कितना है? तो T0 बराबर किसके बैठेगा? टी कॉस साई। अब चीजें ऐसे रुकी रहेंगी, रस्सा कशी का खेल, दोनों तरफ वाले 10 आदमी उधर, 10 आदमी, 10 मटक घर इधर, 10 मटक घर इधर, ऐसे रुके हुए, हटेंगे नहीं दोनों। उधर एक मुटका हटा करके पतरका लगा दो, इधर वाले खींच लेंगे ना। तो आप सोचो कैसे खींच पाए, क्योंकि इधर जो टेंशन लग रहा था वो टेंशन बढ़ गया और इधर वाला कम हो गया, लेकिन हम कह रहे दोनों तरफ एक बराबर है ना, दोनों तरफ एक बराबर। तो इसका मतलब क्या, आप दोनों तरफ का टेंशन बराबर है कि नहीं बराबर? दोनों एक दूसरे को बैलेंस किए पड़े हैं। अभी क्लियर हुआ? तो इसी को लिख दिया T0 बराबर टी कॉस साई। आप पहले माइनस वाले से जो कंफ्यूज हो रहे हैं, भैया जब ये दोनों बराबर है तो इनका अंतर कितना होगा? 0 होगा। पहली वाली बात, दिक्कत खत्म। चलो अब देखते हैं अगला। ये पहला वाला मेरे पास हो गया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 1 और दुनिया कहती है इसको इक्वेशन नंबर 2। ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 से डिवाइड कर दो, लिखना इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन 1 गिव। चलो डिवाइड करते हैं। T0 अपॉन कितना? WS इज इक्वल टू, नहीं 2 में 1 से करना ना, तो WS अपॉन T0 इज इक्वल टू T साइन साई अपॉन T कॉस साई, T कैंसिल आउट होगा, कितना होगा? दिस इंप्लाइज दैट WS अपॉन T0 बराबर 10 साई। नोट करो। हो जाए तो बताना। हो गया? चलो अगला करते हैं। इसी में अभी ये खत्म नहीं हुआ, टाइम होने दो, तुम लोग इसको बस लिखो। लेट T0, लेट माना T0 एट कैपिटल C be taken equal to the weight of length, equal to the weight of length, let T0 एट कैपिटल C, जो आपका लोवेस्ट पॉइंट कैपिटल C है, उस पर जो टेंजेंट हॉरिजॉन्टल टेंशन T0 काम कर रहा है उसको हम मान रहे हैं बी टेकन, इसको लिया जाता है इक्वल टू द वेट ऑफ द लेंथ, ये उस लेंथ के वेट के बराबर है, वेट ऑफ द लेंथ स्मॉल c ऑफ द स्ट्रिंग। लिखो, समझाते हैं क्या क्या है। दिमाग चलाना, ये कैटनरी है, ये सी है, इस पर एक हॉरिजॉन्टल टेंशन काम कर रहा है T0। अच्छा, ये टेंशन है, कोई ना कोई तो मैग्नीट्यूड होगा इसका कि नहीं होगा? कोई ना कोई मैग्नीट्यूड होगा। हम क्या करते हैं, हम इसको मान लेते हैं, माना T0 जो टेंशन निकल कर क्या रहा है, ये एक पर्टिकुलर एक हिस्सा है रस्सी का, उसके पास जितना वेट मौजूद है उसी वेट के बराबर है। मुझको नहीं पता ना किसके बराबर होगा, तो हम क्या कहते हैं, माना जिस हिस्से की लंबाई कितनी है C है, उसी हिस्से पर जितना वेट काम कर रहा है उतने वेट के बराबर कौन है? T0। ये बताओ पर यूनिट लेंथ क्या माने हो, पर यूनिट वेट स्मॉल w माने हो। तो अगर रस्सी की लंबाई C है, अगर रस्सी की छोटी सी लंबाई हम C काट रहे हैं, तो उस उतने हिस्से का वेट कितना होगा? W इंटू C होगा। क्लियर है?
छोटे टुकड़े की लेंथ हम c मान रहे हैं, तो उतने हिस्से का वेट कितना होगा w इंटू सी। और हम कह रहे हैं माना इसी छोटे हिस्से पर जितना वेट काम कर रहा है उतने के बराबर कौन है, t0। तो क्या t0 बराबर w इंटू सी लिया जा सकता है कि नहीं? लिखना, लिखा गया है लेट, ये एजम्पशंस है, मान रहे हैं, कोई नहीं कहे ना सर जबरदस्ती कैसे कर दिए, नहीं, एजम्पशंस है। लेट T0 एट कैपिटल C, जो आपका वर्टेक्स है उस पर लगने वाला टेंशन T0 बी टेकन, ऐसा लिया जाता है कि वो इक्वल हो, इक्वल टू द वेट ऑफ द लेंथ, वो उस लंबाई के वेट के बराबर है जो लंबाई कितनी है, C है, किसकी, ऑफ द स्ट्रिंग। तो ये T0 बराबर होगा, सो T0 इज इक्वल टू W इंटू कितना हो गया, C। ये स्मॉल w है, कोई इसको कैपिटल W नहीं लिखेगा। और ये बातें दिमाग पे बिल्कुल बोझ ना लेना, ये एजम्पशंस पर माना गया है। सी उठा करके T0 की वैल्यू रख दो इस इक्वेशन में, डियर फोर, इसलिए WS अपॉन, बोलो T0 बराबर कितना रखोगे, WC इज इक्वल टू, ये कितना, tan psi। अरे ये बताओ W से W कट गया तो S बराबर कितना, C tan psi। This is the relation, वर्डिंग सुना, this is the relation between S and psi, and this represent the intrinsic equation of the catenary। कोई पूछे कैटनरी का इंट्रिंसिक इक्वेशन क्या होता है, जवाब होगा S बराबर C tan psi। लिख करके घेरा मार देना, ठीक, ये आपका लिख देना, दिस इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी, दिस इज इंट्रिंसिक इक्वेशन ऑफ कैटनरी। इसी पर रोक देना, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ द कैटनरी, एक्स और वाई के टर्म में कैटनरी का इक्वेशन क्या होता है। फिलहाल इसी पर रोक देना, कौन सी